अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी व्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक सिलसिले के हिसाब से काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो भी हम बेहतर से बेहतर कर सकें उसके लिए हमारी कोशिश है। उसके मेडिकल में न्यूरो सर्जरी का एक उर्दू लाइब्रेरी बना रहे हैं और मैं साथ साथ ये बता दूं कि अब मैं जल्द ही इंग्लिश लाइब्रेरी में से भी एक आध टॉपिक शुरू करूँगा। तो वो उर्दू लाइब्रेरी भी साथ साथ चलती रहेगी और इंग्लिश लाइब्रेरी भी साथ साथ चलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पसंद फरमाएंगे। जनाब, मैं जो आपके आगे प्रेजेंट करने लगा हूँ उसमें एक हमारे मरीज़ हैं जो कि और ये टॉपिक जो है ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एन्यूरिज्म पर है, क्योंकि आपको पता है एक सीक्वेंस सा चल रहा है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एन्यूरिज्म का। अभी 4 है। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो इसमें मैंने मुख्तलिफ लेक्चर वीडियो लोड करवाई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। हमारे एक मरीज़ हैं जो कि 62 साल मर्द हैं। उनको बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हुआ। वो एडमिट हुए किसी और हॉस्पिटल में 4 दिन पहले और फिर उसके बाद वो रेफ़र हो गए वहाँ उस हॉस्पिटल से, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है वो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है और वो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में एडमिट हुए और फिर उस सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल से वो हमारे अस्पताल में मूव हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो वहाँ पर चूँकि न्यूरो सर्जिकल सर्विसेज भी नहीं थी और दूसरी भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव क्या कहते हैं टूल्स होते हैं वो नहीं थे, तो बहरहाल वो हमारी तरफ मूव हो गए और फिर जो है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमने उन्हें अपने पास रख लिया। ये जो पेशेंट हैं ये हमारे पास जो आए हैं तो इनका हमने सीटी स्कैन किया, हमने इनका एमआरआई रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन किया और उसके बाद हमें वैसे तो कोई ट्यूमर तो नहीं मिला, ना ही कोई आर्टीरियस वीनस मालफॉर्मेशन मिली एमआरआई पर, लेकिन हमें एक जगह पर सीटी स्कैन में हाइपरडेंस एरिया मिला राइट साइड पर। उसके सिल्वियन फिशर पे एक मतलब कि हीमाटोमा टाइप का ही क्लॉट पड़ा हुआ था, जिसे हम सब एर्कनाइड हेमरेज इसलिए कह रहे हैं कि वो थिन लेयर जो है हल्की सी सल्काए गहराई को लेयर कर रही थी, वरना शक भी पड़ सकता था कि सिर्फ और सिर्फ ब्लीड है। तो उसी वजह से हमने कंसीडर किया कि ये जो है सब एर्कनाइड हेमरेज के साथ सिल्वियन फिशर में ब्लीड हुई है राइट साइड पर। वैसे उनकी एज के हवाले से 62 साल के हैं, तो थोड़ा सा जो है बायलैटरल जो है वो डायलिटेशन वैसे भी थी और हमने नोटिस भी की, जो कि वैसे सल्काए गहरा रिलैक्स थे, कोई मिडलाइन शिफ्ट नहीं था। अच्छा, जो हमने उसमें इनिशियल असेसमेंट की मरीज़ की, तो उसमें मरीज़ जो है हमें थोड़े से कंफ्यूज दिखे और वैसे ओरिएंटेड थे लेकिन थोड़े कंफ्यूज थे। वो कमांड्स को ओबे कर रहे थे, वैसे कोई वीकनेस नहीं थी, चारों हाथ पांव चला रहे थे 5/5 पावर या 4/5 पावर के साथ समझ लें। और क्रेनियल नर्व्स जो थी वो तकरीबन तमाम इंटैक्ट थी। इसके अलावा उनको नेक स्टिफनेस थी ऑन एग्जामिनेशन और उनकी वैसे कोई हिस्ट्री नहीं थी स्मोकिंग की या ब्लड प्रेशर की। वो नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक और वैसे नॉर्मोटेंसिव कंसीडर किए जा रहे थे अब तक। बॉडी भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी उनकी, एक मॉडरेट वेट के साथ मिडिल वेट के साथ थे, मतलब ये कि बहुत हैवी वेट नहीं थे, बिल्कुल लाइट वेट भी नहीं थे। और उसके बाद हमने इस मरीज़ को कैसे मैनेज किया, कैसे ट्रीट किया, इस पे हम थोड़ी सी अब बात करना शुरू करते हैं। जनाब, ये मरीज़ हमारे पास प्रेजेंट हुए थे एमआरआई फाइंडिंग के साथ, जो कि मैंने आपके आगे रखी है सब एर्कनाइड हेमरेज की। इसमें वैसे इम्तिहान के हवाले से कुछ ऐसे बताएं तो बेहतर लगता है कि ऑन एमआरआई बोथ सिल्वियन फिशर अपीयर टू बी फिल्ड विद द actually the right Sylvian fissure filled with the early subacute blood
and light appearance of blood also we can see on the left, but major bleed on the right side, and the early subacute blood which is suggestive for the subarachnoid hemorrhage, and it is shown in MRI on T1 weighted image is hyperintense, and in T2 weighted image it's suggestive for hypointense, and it is fissural bleed we can say, and the predominant subarachnoid blood on the right sylvian fissure suggested that the most likely caused by the rupture of right middle cerebral artery aneurysm, although the aneurysm of adjacent artery may sometime present with similar blood circumstances or distribution. तो ये आप इस तरह से बता सकते हैं कि भाई ये MRI में ये ब्लड है, ये आपने सुन लिया कि सिल्वियन फिशर में है, और इसको मैं तफसील से उर्दू में वैसे भी पहले बयान कर चुका हूँ। तो आगे लेके चलते हैं बात को कि ये जो एन्यूरिज्म जो अराइज होता है इसमें MCA का, ये तकरीबन जो होता है ये समझ लें कि प्राइमरी बाइफर्केशन या समझ लें कि जहाँ पर जो इनकी MCA की जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की जो प्राइमरी बाइफर्केशन होती है, यही है जो पॉइंट जहाँ पर ना सबसे ज़्यादा आपको मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के एन्यूरिज्म मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ट्रंक है ये वैसे बहुत ही अनकॉमन है ब्लीडिंग एन्यूरिज्म के लिए, लेकिन जो बाइफर्केशन का एरिया है ये कॉमन है। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एन्यूरिज्म जो होते हैं वो आप यूँ समझ लें कि जो ना एंटीरियर टेम्पोरल आर्टरी इनकी होती है उसमें से भी अराइज होते हैं, और लेंटिक्यूलो स्ट्रेट आर्टरी उसमें से भी अराइज होते हैं, सेकेंडरी बाइफर्केशन से भी अराइज होते हैं, और थोड़ा सा और डिस्टल जाके भी ये अराइज होते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखने वाली बात है कि एंटीरियर टेम्पोरल आर्टरी, लेंटिक्यूलो स्ट्रेट आर्टरी बाइफर्केशन से, और थोड़ा सा और डिस्टल ये भी देख सकते हैं। दूसरा ये जो डायरेक्ट माइक्रो सर्जिकल क्लिपिंग होती है ये बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन मेथड है। ये समझ लें कि ये जो आप माइक्रो सर्जिकल क्लिपिंग करते हैं या ना MCA में, ये बहुत कॉमन है, और इसमें जो एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग जो होती है वो लेस प्रेफर की जाती है कभी कभी अगर प्रॉक्सिमल एरिया का हो ना सर्जरी के मुकाबले में, तो सर्जरी ज़्यादा प्रेफर की जाती है। अगर थोड़ा डिस्टल होता है तो फिर आप जो है वो क्या कहते हैं, फिर आप डिस्टल अगर एन्यूरिज्म हो तो फिर आप एंडोवेस्कुलर एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं या एंडोवेस्कुलर का टारगेट चुन सकते हैं। ये जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एन्यूरिज्म होते हैं ये ख़ास तौर पे सूटेबल इनके लिए यही होता है कि एंडोवेस्कुलर कॉइल पैकिंग करें, ख़ास तौर पर जब एनाटमी बहुत ही डीप हो, और उसके लिए ये आराम से एंडोवेस्कुलर की एक ट्रैजेक्टरी ऐसे बन जाती है कि वो उसे बहुत आराम से कर सकते हैं। मैंने डेफिनेटली, हमारा प्रिविलेज तो नहीं है, हम खुद किए तो नहीं है, लेकिन खड़े होकर देखे बहुत हैं होते हुए, और फिर हम अपनी राय भी देते रहते हैं और उनकी राय भी सुनते रहते हैं, तो उससे भी नॉलेज में काफ़ी इजाफा होता है। आप लोगों को मौका मिले जहाँ पे ये एंडोवेस्कुलर हो रहा हो, आप अगर पाकिस्तान में है तो खैर आपको तो उतना प्रिविलेज का मसला नहीं होता, हम लोगों को थोड़ा सा बाहर यहाँ जहाँ काम करते हैं वहाँ प्रिविलेज का इशू होता है। अमेरिका वगैरह में न्यूरोसर्जन जो होते हैं वो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जहाँ हम काम करते हैं वहाँ ये प्रिविलेज का थोड़ा मसला रहता है। दूसरा ये कि जो एन्यूरिज्म जो होते हैं इनकी अगर वाइड नेक हो या मेजर आर्टरी की ब्रांचेस पे हों, या फिर इनका जो है क्या कहते हैं मतलब ये क्या समझ लें प्रॉक्सिमल एरिया में हो, तो फिर जो है इस तरह के मरीज़ों के लिए क्लिपिंग बहुत अच्छा ऑप्शन काउंट होता है, क्योंकि जो पेरिफेरल लोकेशंस होती हैं और ख़ास तौर पर जो थोड़ा सरफेस के करीब हों या जिनकी मेजर ट्रंक्स हों,
तो वो सर्जिकली बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं, प्रेफरेबल होती हैं, वो हम खुद ही कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं कि हमें शौक़ है तो करते हैं, बाकायदा इसकी कमेटी होती है, वो है ना प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि किस में क्या फ़ायदा है, किस में क्या फ़ायदा। सर्जन की भी अपनी प्रेफरेंस होती है। फिर जो सर्जन और जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के हेड होते हैं वो भी होते हैं, बाकी टीम भी होती है, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस कहाँ जाना है, तो फिर उसी हिसाब से वो कंसीडर किया जाता है और उसको देखा जाता है और उसी तरह से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अच्छा, ये जो मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है ये चूँकि ना हमने सर्जिकल ये डिपार्टमेंट के हिस्से में आया, आफ्टर डिस्कशन कि बेहतर है कि इसकी सर्जरी कर दी जाए, तो फिर जो है उसके लिए हमने सर्जिकल स्ट्रेटजी अपनाई और उसमें ये था कि हमने राइट टीरियनल क्रेनियोटमी की और वही इसके लिए बेस्ट थी। और फिर हमने जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्जिकल समझ लें कि जो पॉइंटर हैं वो थोड़े मैं आपके आगे रखता हूँ कि ऑपरेटिव प्लानिंग में ये जो होता है पेशेंट का जो हेड पोजीशनिंग होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा जो एक्सटेंट ऑफ बोनी एक्सपोजर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मेरी पिछली वीडियोस में काफ़ी मैंने तफसील से बताया है कि हम जाइगोमा तक भी जाते हैं और फिर नीचे से एक्सफिनाइट बोन को निबल कर लेते हैं यहाँ पर और वहाँ तक करते हैं निबल के उनके लेटरल बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर तक करते हैं ताकि हमें जो है वो ज़्यादा ट्रेक्टर अप्लाई ना करना पड़े ज़्यादा ज़ोर से। और हम शार्प डिसेक्शंस करते हैं नसिलियन फिशर की और हम वेसल को फॉलो करते हैं और उसके साथ ही हम चलते हैं। और जैसे ही हमें कोई मेजर आर्टरी मिल जाती है तो फिर हम वहाँ पर टेम्पररी क्लिप अप्लाई कर देते हैं। तो लेकिन बहरहाल अब मैं बता रहा हूँ, लेकिन सर्जरी से पहले ही कि हम जो क्लिप है मेफील्ड का क्लिप यूज़ करते हैं ताकि हेड पोजीशन बार बार तब्दील ना हो और हमें वो आसानी से कभी कभी अगर हमें एनाटमी बहुत ही सर्टन चाहिए होती है तो हम न्यूरो नेविगेशन का भी मदद लेते हैं कि किस तरह से उस आर्टरी के करीब पहुंचकर हम वो काम कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं जो कि मैंने आपके आगे कई दफ़ा रखी हैं और अगर आप हमारी वीडियो सुनते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं आपके आगे ये अभी दोबारा से रख रहा हूँ अगर आप पहली दफ़ा हमारी कोई वीडियो सुन रहे हैं तो। दूसरी बात ये होती है कि ऐसे पेशेंट्स में जो भी हम करते हैं उनकी हम वेंट्रिकुलोस्टमी ज़रूर करते हैं ताकि ब्रेन रिलैक्स हो जाए, ताकि CSF ड्रेनेज भी आसानी हो। वैसे भी सिलियन फिशर से हम ड्रेन करते ही हैं लेकिन उधर से भी आसानी हो जाती है। और जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कहा कि हीमाटोमा है तो उसको हीमाटोमा को भी हम इवैक्यूएट करते हैं यानी निकाल देते हैं ताकि वो हमें वेस्कुलर स्ट्रक्चर अच्छे से हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकें, पहचान भी सकें और फिर उसका पीछा करते हुए उसको फॉलो करते हुए हम एन्यूरिज्म की जगह तक पहुँचें। और ये जो पेशेंट जो होते हैं इसमें हेड पोजीशन जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी होती है। उसको आप जो है 30 से 40 डिग्री जो होता है वो लेफ़्ट साइड पर आप उसे मूव कर देते हैं ताकि राइट साइड आपकी अच्छे से आप काम कर सकें। बातें ये सारी की सारी इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपने मद्देनज़र रखनी है। दूसरा ये कि जो है ना इसमें ब्लंट डायसेक्शन हम अवॉइड करते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया आपके आगे कि हम शार्प डिसेक्शन पे हमारा ध्यान ज़्यादा होता है। हम अवॉइड करते हैं ब्लड डिसेक्शन क्योंकि ये जो एन्यूरिज्म जो होता है वो जो होता है इंट्रा ऑपरेटिवली फिर रप्चर हो सकता है दबने की वजह से प्रेशर। जब शार्प डिसेक्शन वो करते हैं तो आपको पता होता है आप कौन सा हिस्सा काट रहे हैं और कितना आराम से आप फॉलो भी कर सकते हैं वेसल को, वेसल के पीछा भी कर सकते हैं न जो बड़ी वेसल आपने देखी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या जो भी, और उसको आप पहचानते हैं मेम्ब्रेन ऑफ लिलिक्विस से। तो ये थोड़ी एनाटमी जैसे पता होती है तो आसानी होती है। अच्छा, ये भी बहुत बेहतर होता है कि आप जो है छोटा जो है कॉर्टेक्स जो होता है अराउंड द एन्यूरिज्म जो है वो अगर उधर है और वो आपके दरमियान आ रहा है तो उसको थोड़ा सा आप हल्के से बाइपोलर से या मतलब ये कि शार्प डिसेक्शन से या सक्शन की मदद से उसे सेपरेट कर लें। अगर वो कॉर्टेक्स थोड़ा सा अगर अनफॉर्चुनेटली सेक्रीफाइस भी करना पड़ रहा है तो वो बड़े कॉज के लिए आप कर सकते हैं।
दूसरा ये बताना था कि ये जो टेम्परेरी क्लिप जो होता है ये बड़ा नेसेसरी होता है, हम लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हमें डर लगता है कि हम अगर डायरेक्ट ही परमानेंट पे जाएंगे तो हम वो ब्लीड करा देंगे और फिर वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा मरीज़ के लिए भी और हमारे लिए भी सर्जिकली। तो हम जो भी प्रॉक्सिमल एरिया मिलता है वहाँ पे टेम्परेरी क्लिप लगा लेते हैं, थोड़ी डायसेक्शन जल्दी करके फिर हटा देते हैं, फिर आगे एडवांस कर जाते हैं। तो इस तरह से हमें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हम सही पाथ में हैं। थोड़ा सा जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे जो साथी हैं वो डॉपलर में बहुत अच्छे हैं, इंट्राक्रेनियल डॉपलर, इंट्रा ऑपरेटिव इंट्राक्रेनियल, इंट्रासेरेब्रल डॉपलर जो होता है उसमें बहुत अच्छे हैं, तो वो हमारी मदद करते रहते हैं जब हम अच्छा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो सिल्वन फिशर पे जो आप डायसेक्शन करते हैं इसमें आपका मकसद यही होता है कि आपने जो असल आर्टरी है, मोटी आर्टरी है, प्रॉक्सिमल कंट्रोल को हमेशा हासिल करना है। असल तो मकसद यही होता है कि आपको वो कंट्रोल मिले ना। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो एक्सेसिव ब्रेन रिट्रैक्शन थे, दूसरा ये होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव ब्रेन स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है और रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते, पेशेंट के दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। आप जब भी कम से कम रिट्रैक्टर की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रेजेंस जितनी कम रखेंगे, आप देखेंगे नतायज कितने बेहतर आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो है मॉर्बिडिटी जो होती है उसको भी काफ़ी हद तक आप अवॉइड कर सकते हैं ब्लंट डायसेक्शन को अवॉइड करके, और जो विजुलाइज जो पता करके जो सही आप डायसेक्शन करते हैं वही सबसे सही रहती है। अच्छा, दूसरी कुछ लेट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो मैं थोड़ी जिक्र करना चाहता हूँ आपके आगे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की। देखिए, आप चाहे कितनी भी अच्छी टेक्निक लगा लें, पेशेंट को जिसको ना एन्यूरिज्म फटा है, एन्यूरिज्म रप्चर हुआ है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का, तो वो उनका यूँ समझ लें कि उनका आउटकम वैसे भी बहुत अच्छा तो नहीं होगा, पुअर आउटकम होता है। और ख़ास तौर पर ये जो एन्यूरिज्म रप्चर खुद भी होता है, ये जो है बहुत ज़्यादा सबअर्कनाइड और इंट्रासेरेब्रल जो ब्लीड किया है इसने भी ठीक ठाक उधर मॉर्बिडिटी कर दी है, यानी काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है दिमाग को और उसके दिमाग के पास जिस एरिया में वो हुआ है उस एरिया को। कुछ लेट कॉम्प्लिकेशन होते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एन्यूरिज्म फट जाने के, उसमें सीजर जैसे कि मिर्गी के दौरे पड़ना बहुत ही एक अहम सी बात है, और ये इंसिडेंट जो है वेरी करता है, कुछ मरीज़ों में कुछ कम है, कुछ में ज़्यादा है। 25% तक मरीज़ को ऐसा दिखता है कि ऐसा होता है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के एन्यूरिज्म में, और अगर एक से ज़्यादा एन्यूरिज्म हो तो फिर ये लेवल और बढ़ जाता है, 30% तक फिट्स के चांसेस हो जाते हैं। देखिए, ये जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एन्यूरिज्म है ये आपको टेम्पोरल इंट्रासेरेब्रल हीमाटोमा के साथ भी मिल सकता है। सिर्फ जब भी टेम्पोरल इंट्रासेरेब्रल हीमाटोमा हो तो आप ये ना समझेंगे सिर्फ और सिर्फ ये एक ब्लीड ही है, हो सकता है ये कोई एन्यूरिज्म हो, तो उसके लिए आपने थोड़ी सी तैयारी करनी है और उसके इलाजे से काम करना है। अच्छा, वीकनेस विद और विदाउट डायफिसिस, क्योंकि बहुत सारे जो एन्यूरिज्म्स होते हैं वो समझ लें कि सीवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट उनमें हो सकता है, मतलब ये कि तो ये आप पहले से देख लें उनको। ये हमारे मरीज़ को इतना ज़्यादा नहीं था वो डेफिसिट, तो हमने तो उनको बताया कि भाई हो सकता है, लेकिन बहरहाल और हमने उनका सर्जिकल किया, लेकिन अल्लाह ताला करम हुआ कि चूँकि प्रॉक्सिमल था, थोड़ा आसान एन्यूरिज्म था, तो उस वजह से हम कामयाब हो गए। उनको कोई मेजर डेफिसिट देने में थोड़ी सी स्वेलिंग थी, थोड़ा परहेज़ हुआ था, लेकिन वो बेहतर हो गया था और वो हमने बताया था आप बेहतर हो जाएगी। विजुअल फील्ड डेफिसिट हो जाता है अक्सर बेशतर अगर लीजन जो है वो लूप ऑफ मायर जो कि विजुअल पाथवे का हिस्सा है, तो लूप ऑफ मायर होता है एक जो कि टेम्पोरल एरिया में ही होता है, जो कि विजुअल पाथवे का हिस्सा होता है, इससे विजुअल की देखने में दिक्कतें आ सकती हैं। और इसके अलावा जो मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी होती है वो भी इधर मतलब ये कि आपने उस पर उसको नज़र रखना है और मरीज़ से डिस्कस करना है। अच्छा, जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी हम चुनते हैं ओवरऑल, वैसे सर्जिकल जो मॉर्बिडिटी होती है वो 30% तो होती है रप्चर्ड एन्यूरिज्म में। इसलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ एक वक्त लेता हूँ कि रप्चर्ड और अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म में सर्जिकल और एंडोवेस्कुलर जो मॉर्बिडिटीज़ हैं या मॉर्टेलिटीज़ हैं उसकी मैं परसेंटेज थोड़ी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा रहेगा।
जो रप्चर्ड एन्यूरिज्म है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करता हूँ। उसमें हमने मरीज़ जिसको सर्जरी की, उसमें 30% गुंजाइश चांस है कि उसको मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी होगी, यानी 10 में से 3 लोग डेफिनेटली किसी मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी का शिकार हो सकते हैं सर्जरी के दौरान अगर रप्चर्ड एन्यूरिज्म है, ख़ास तौर पे मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का। अच्छा, दूसरा एंडोवेस्कुलर अगर हम करते हैं तो उसमें मॉर्बिडिटी या मॉर्टेलिटी 23% है। तो आप कहेंगे भाई सारों की एंडो वो कर लेते, नहीं, वही प्रॉक्सिमल था तो हमारे लिए आसान था, डेफिनेटली वो हमने कर दिया उसका, ज़ाहिर बात है। अच्छा, अगर आप ऑब्ज़र्वेशन करते हैं तो 30 डेज़ के तक तो उसकी जो मॉर्टेलिटी है वो 45% तक है, और अगर आप मतलब कि 30 डेज़ में उसकी मॉर्टेलिटी 45% तक है, यानी सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, ना आप सर्जरी करते हैं ना आप एंडोवेस्कुलर, यानी सर्जरी करना बेहतर है, सिर्फ ऑब्ज़र्व करना यानी कि ख़तरा है। अच्छा, अगर ऐसा मरीज़ है जिसको सिर्फ सीरियस न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हुए हैं, यानी उनकी मॉर्टेलिटी नहीं हुई, वो 25% थे, यानी ऑब्ज़र्वेशन में 2 ग्रुप बनाए हमने। एक वो ग्रुप जिनकी मॉर्टेलिटी हो गई 30 दिन के अंदर, वो 45% तक थे, समझे ना, यानी 10 में से 5 आदमी तकरीबन इंतकाल हो सकते हैं, 20 में से 9 आदमी इंतकाल हो जाते हैं अगर आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करें। और ऐसे में ही हमने देखा कि 20 में से 5 आदमी को, क्योंकि 25% है, तो 20 में से 5 आदमी को ये सीरियस न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों सूरतों में अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को भी देखें तो वो ज़्यादा है, मतलब कि उतना ही है जितना कि एंडोवेस्कुलर से है, या एंडोवेस्कुलर का थोड़ा सा कम है उससे। जबकि इधर आप ये कह लें कि सर्जरी में भी 30% तक का ख़तरा है, लेकिन सबका मॉर्टेलिटी नहीं है, किसी को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, किसी को मॉर्टेलिटी। जबकि ऑब्ज़र्व करने में तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसमें मरीज़ को लॉस हो जाता है, मरीज़ इंतकाल कर जाता है। तो बेहतर है सर्जरिकल ऑप्शन या एंडोवेस्कुलर इंटरवेंशन बेहतर है बनिस्बत सिर्फ ऑब्ज़र्व करें। अच्छा, अनरप्चर्ड जो होते हैं, जो कि रप्चर नहीं हुए, पहले अभी हमने सारी बात की जो रप्चर हुए, जो अनरप्चर्ड होते हैं डेफिनेटली उनका तो अगर आप सर्जरी करते हैं तो आपको सिर्फ जो मॉर्बिडिटी है 12% तक है अनरप्चर्ड में, और एंडोवेस्कुलर में सिर्फ 9% तक है। इधर भी एंडोवेस्कुलर का थोड़ा सा वो वैल्यू ज़्यादा है। बात ये है कि वो एंडोवेस्कुलर की एक्सपर्टीज़ कितनी है, बंदे हैं नहीं है, तो ये सब में सर्जरी भी डेफिनेटली डिपेंड करता है कि कितनी एक्सपर्टीज़ है, कितने बंदे हैं, कैसा आईसीयू है। बहरहाल दोनों का ही अपना है, लेकिन दोनों चीज़ें हैं। कहीं पर एंडोवेस्कुलर भी कहता है कि नहीं आप कर लें, हमसे मुश्किल होगा, नेक वाइड होती है, उसके और मसाइल हैं। हमारे मरीज़ में नेक वाइड थी, इस वजह से हमने सर्जिकल ऑप्शन चुना। आप कहेंगे भाई इतनी तारीफ़ करे जा रहे हो आप एंडोवेस्कुलर की, तो फिर क्यों नहीं किया? हमारे यहाँ नेक वाइड थी हमारे पेशेंट की, तो इस वजह से बहरहाल कोशिश की आपके आगे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में। हम पिछली वीडियोज़ भी काफ़ी सारी कर चुके हैं एन्यूरिज्म पर, तो उम्मीद करते हैं कुछ बातें रिपीट भी होंगी, लेकिन ये एक अलग से टॉपिक है, तो अलग से टॉपिक करने का एक ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।